Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Today, we are starting with our new topic, that is circuit diagrams. We know that an electric circuit, as shown in figure 12.1, comprises a cell, a battery, a plug key, electrical components, and a conducting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of a circuit are represented by the symbols conveniently used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. अभी देखो, जब हम लोग घर बनाते हैं, है ना, तब इंजीनियर जो होता है ना, एक नक्शा बनाता है पेपर के ऊपर, राइट। तो पेपर के ऊपर वो सिर्फ लाइनें ड्रॉ की हुई होती है, राइट, और लिखा रहता है कि हॉल जो बनेगा वो कितने साइज़ का बनेगा, किचन कितनी साइज़ का बनेगा, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर बेडरूम है, ये आंगन है, राइट, ये टेरेस है, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो वो सब एक छोटे से पेपर के ऊपर ड्रॉ करके रखता है, राइट। और जब मकान बनता है तो एग्जैक्टली जो पेपर पे, एक छोटे से पेपर पे होता है, वही का वही पूरा मकान बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो नक्शा जो है वो बताएगा कि भाई हमको किचन में से बेडरूम में जाना है तो रास्ता कहाँ से है, सीढ़ी के ऊपर जाना है तो रास्ता कहाँ से, हम कहाँ से ऊपर नीचे आ सकते हैं, राइट। तो ये नक्शा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होती है वो भी एक सेम नक्शे के जैसी होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, किस में से फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा, कौन मेज़र करेगा। ये सारी चीज़ों का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम्स। अभी जैसे मकान के नक्शे में अलग अलग सिंबल होते हैं, राइट, वो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ये सारी लाइनें और ये सारे डिज़ाइंस होते हैं, राइट। तो ये हर एक सिंबल का नाम है। ये इलेक्ट्रिक सेल का है, पहले एक बड़ी लाइन, दो टी हैं, एक बड़ा टी एक छोटा टी, देखो लेटे हुए हैं। तो बड़ा है वो पॉजिटिव है, छोटा है वो नेगेटिव है। फिर बैटरी सेल जो है वो जुड़े हुए हैं एक के साथ दूसरी बैटरी। हम लोग देखो रिमोट में सेल लगाते हैं, या गाड़ियाँ जो खिलौने की आती है उसमें सेल लगाते हैं, तो एक सेल से काम नहीं होता, दो तीन सेल लगाने पड़ते हैं। तो दो तीन सेल कैसे लगाएंगे, राइट। फिर प्लग ओपन है, प्लग क्लोज्ड है, वायर जॉइंट आता है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है लेकिन क्रॉस कनेक्शन नहीं है, ये उसकी सिग्नल है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का निशानी है, एम लिखा हुआ है हार्ट शेप में, और रजिस्टर है, राइट, जिगजैग लाइंस वाला, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और रियोस्टेट है। फिर अमीटर का है, ए लिखा हुआ, वोल्ट मीटर है तो वी लिखा हुआ। तो ये सारे सर्किट डायग्राम होते हैं, वो हमको समझने में काम आते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होता है और कौन मेज़र करता है और किसके ऊपर डिपेंड है, राइट। अब आता है मेन टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। सिंपल सी भाषा में बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, कंडक्टर में जो दो पॉइंट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, राइट, और उसमें से करंट जो पास होगा तो उसका कोई रेशियो या रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कितना जाएगा। तो ये समझने के लिए हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेटअप द सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2, जिसमें हम लगाएंगे एक निक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ द लेंथ 0.5 मीटर। निक्रोम वायर लगाएंगे एक 0.5 मीटर का, एक अमीटर लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, और 4 सेल यूज़ करेंगे हम 1.5 वोल्ट के, राइट।
अभी निक्रोम वायर क्या होता है, निक्रोम वायर जो होता है वो 3 या 4 मेटल्स एक साथ बना जोड़ के किया जाता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल। वो चारों मटेरियल को मिक्स करके एक वायर बनाते हैं, उसको बोलते हैं निक्रोम वायर। ओके। उसकी सर्किट डायग्राम ये है कि ये वी है वो वोल्ट मीटर, ए है वो अमीटर है, ये की है स्विच है यानी कि चालू बंद करने का, ये एक्स और वाई जो है वो निक्रोम वायर के गैप है बीच में लगाया हुआ, और ऊपर जो वी है 4V वो हमने 4 वोल्ट के लिए हैं, सॉरी 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के 4 अलग अलग सेल लिए हैं। अब इसमें करना क्या है कि पहले हमको सिर्फ एक ही सेल यूज़ करना है, 4 है ना, तो उसमें एक ही सेल लगाना है और वोल्ट मीटर में देखना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और अमीटर में देखना है कि कितना करंट आ रहा है। ठीक है, फिर 2 सेल लगाने हैं एक के साथ दूसरा सीरीज़ में, राइट। अभी देखो पहले 1 वोल्ट एक सेल का कितना था, 1.5 वोल्ट था। अभी हमने 2 सेल लगाए मतलब 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट हो गए ना। फिर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है और अमीटर में करंट कितना जा रहा है वो मेज़र करना है। फिर तीसरा सेल लगाना है यानी कि 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। फिर रीडिंग देखनी है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और अमीटर में करंट कितना पास हो रहा है। उसी तरह हमको चौथा सेल भी लगा देना है। अभी 4 सेल हमने लगा दिए और हमने अमीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग ली और हमने यहाँ पर लिखा है ना। एक सेल लगाए तो करंट कितना जा रहा था, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना बता रहा था। फिर 2 लगाया तो क्या हुआ, 3 लगाया तो क्या हुआ। ओके, फिर उसका एक V/I कि कितना वोल्ट दिख रहा था और कितना करंट जा रहा था, उनका एक रेशियो निकालना है हमको। V/I का एक ग्राफ बनाएंगे। In this activity you will find that approximately the same value for potential difference V and current I, V/I is obtained in each case। तो एक लगाया था और करंट कितना पास हुआ, तो एक था 1.5 वोल्ट और समझ लो उसका जो भी करंट आ रहा था उसकी एक वैल्यू आई। फिर 2 सेल लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्ट मीटर में कितना दिखाया और उसमें कितना दिखाया। फिर उसकी V/I किया उसका, ठीक है। ऐसे चारों सेल्स का किया हमने और एक ग्राफ ड्रॉ किया तो हमको पता चलता है कि ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। कहाँ से, 0 से लेके पोटेंशियल डिफरेंस और उसका हमने जब देखा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, मतलब एक कांस्टेंट था, है ना। In 1827 German physicist Georg Simon Ohm found out the relation between the current I flowing in the metallic wire and the potential difference across its terminals. He stated that electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided its temperature remains the same. This is called the Ohm's law. In other words, V is directly proportional to I, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट घटेगा, या तो करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, राइट। सो डायरेक्टली का मतलब ये होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, उल्टा ऑपोजिट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो करंट भी घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो V/I जो है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई एक नंबर है,
है ना। तो V बाय आई इज इक्वल्स टू आर, है ना। तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई करंट इन टू मल्टीप्लाइड बाय आर, आर यानी के रेजिस्टेंस। सो आर इज ए कांस्टेंट ऑफ द गिवन मेटालिक वायर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया उसका तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू its SI unit is ohm, represented by the Greek letter, and according to Ohm's law R resistance is equals to potential difference divided by I यानी कि current. If the potential difference across two ends of a conductor, अगर एक कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, ये और ये पॉइंट इसका 2 पॉइंट्स है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेज़र करना है हमको। तो इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट, अगर इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, एंड आर ऑफ द कंडक्टर इज सेट टू 1 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के उसमें से जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, राइट। सो वोल्ट बाय एम्पियर I is equals to V by R. It is obvious from equation 12.7 that the current through the resistor is inversely proportional to its resistance. अभी रेजिस्टेंस क्या होता है कि देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। से फॉर एग्जांपल हमारे अंदर, शरीर के अंदर रेजिस्टिविटी होती है कि एक अगर हेल्दी इंसान है, राइट, जिसका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, राइट, तो उसको बीमार पड़ने के चांसेस कम है, राइट। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो बीमार पड़ने के चांसेस कम है। अगर मेरी इम्यूनिटी, रेजिस्टिविटी पावर जो है वो बहुत ही कम है तो मेरे बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। हल्का सा एक भी छोटा सा वायरस भी आएगा वो मेरे को सर्दी ज़ुकाम कर देगा। अगर मेरी रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी है तो एक क्या 10, 12, 15, 20, 100 वायरस भी आएंगे तो भी मेरे को सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा, राइट। सो दिस इज, ये समझाने के लिए था रेजिस्टिविटी क्या होती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूँ रेजिस्टिविटी का, तो कि क्लास में बच्चों की मैं रेस लगाऊं खुले मैदान में, है ना, खुले मैदान में रेस लगाने को बोलूं आपको, राइट, तो आप लोग दौड़ोगे फ्रीली क्योंकि आपको पता है बीच में कोई नहीं आने वाला है, राइट। अगर मैं बीच बीच में कहीं कहीं पर स्टूल्स रख दूं और बोलूं कि जब भी स्टूल आए आपको जंप मार के दौड़ना है ना, तो सबके बीच में स्टूल्स लगा दिए हमने, है ना, बहुत सारे। तो जब आप दौड़ोगे तब क्या होगा, जब भी स्टूल आएगा तो आप जंप मारोगे। तो ये स्टूल क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का। आपकी दौड़, जब भी जंप मारना होगा तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा फिर जंप मारेगा ना, वरना गिरने का डर रहेगा स्पीड में, नहीं स्पीड में आपको। और अगर बीच में कोई रुकावटें नहीं है तो आप कितनी तेज़ दौड़ जाते हो। तो बीच में जो रुकावटें होती हैं उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आपको तो पता है कि हर एक चीज़ एक छोटे छोटे एटम से बनी हुई होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक ग्लास आप मिट्टी का भर के रख दो, है ना, एक ग्लास मिट्टी का भर के रख दो और फिर ऊपर से पानी डालो तो क्या होगा, पानी का पानी जो है वो ऊपर से एकदम नीचे तक पहुंच जाएगा मिट्टी में। क्यों?
क्योंकि एक मिट्टी का कण दूसरा मिट्टी के कण के बीच में छोटी छोटी जगह रह जाती है, तो वो जगह से होते 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 वो पानी जो है वो एकदम नीचे तक पहुंच जाता है। अभी वही सेम ग्लास है और मेरे पास मेल्टेड वैक्स है, पिघला वैक्स जो होता है ना, गरम किया हुआ मोमबत्ती, वो मेल्टेड वैक्स को उस ग्लास के अंदर डालता जाऊँ, पूरा ग्लास भर गया। मिट्टी का कैसे भरा था पूरा, वैसे पूरा भर दिया है ना। अब ऊपर से पानी डालता हूँ मैं, तो क्या पानी नीचे तक पहुँचेगा? नहीं, ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि वो वैक्स एक वैक्स का कण दूसरा वैक्स का एटम, वो दोनों इतने नज़दीक नज़दीक चिपके हुए हैं कि बीच में जगह ही नहीं बची है कि वाटर वहाँ से जा सके। अंडरस्टूड? और एक खाली ग्लास है, ना मिट्टी है ना वैक्स है, खाली ग्लास, और पानी डालो तो कितनी स्पीड में जाएगा? तो जब ग्लास के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो है, तो पानी तेज़ी से जाएगा। पानी मतलब करंट, तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ही ज़्यादा स्पीड से उसमें से जाएगा। समझ लो मिट्टी का है, रेजिस्टेंस थोड़ा कम है, तो पानी करंट जो है वो धीरे 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 जाएगा लेकिन पहुंच जाएगा। लेकिन जब हमने वैक्स डाल के रखा ग्लास में, रेजिस्टेंस बहुत सारा है, राइट, तो करंट जा ही नहीं पा रहा है, पानी यानी कि जा नहीं पा रहा है। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिक का काम हम करते हैं तो वायर लगा हुआ होता है, रबड़ उसका, तो रबर के ग्लोव्स पहन के काम करते हैं ताकि हम लोग करंट हमारे अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि रबड़ उसको रोक लेगी, है ना। तो जो रबड़ है, वुड है, ये सब क्या है, लकड़े की चीज़ों से कुछ काम करेंगे हम लोग, तो क्या है कि करंट उसमें से जा नहीं सकता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट कुछ नहीं कर सकता अंदर जाने के लिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज resistor. The current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is doubled, the current gets halved. अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट हाफ हो जाएगा, डबल किया रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा, उसका भी डबल किया तो 1/4 हो जाएगा, फिर उसका भी डबल किया तो 1/2 हो जाएगा, राइट। ऐसे घटता जाएगा। A component used to regulate the current without changing the voltage source is called the variable resistance. एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, तो करंट चेंज नहीं करेंगे हम, रेजिस्टेंस बढ़ाने का और घटाने का काम करेंगे, तो उसके अंदर से करंट को हम हाथ से तो पकड़ नहीं सकते कि भाई रुक जा, दौड़ मत इतना तेज़, क्योंकि अगर हाथ लगाया तो हमको भी शॉक लग सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो करंट को रोक लेगी आगे जाने से? जैसे कैसे तुम्हारी साइकिल जो होती है, आप फुल पैडल देते हो, अचानक से कुछ आ जाता है तो आप ब्रेक मारते हो, तो क्या होता है कि व्हील जो है जो जाम हो जाता है, वो इतनी स्पीड से नहीं घूम पाता है ना। तो ब्रेक जो है वो किसका काम करते हैं? रेजिस्टेंस का, व्हील को घूमने नहीं देता है। दूसरा एग्जांपल दूं तो पंखे का, कि भाई ठंडियों का कभी कभी हमारे यहाँ पर सीज़न ऐसी हो जाती है कि पंखा चालू नहीं करेंगे तो गर्मी लगेगी, राइट, और पंखा चालू किया 5 नंबर का तो ठंड लगने लग जाएगी। तो हमको गर्मी भी नहीं चाहिए, ठंडी भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? तो रेगुलेटर से हम घुमाते हैं ना, पंखा 1 नंबर रख देते हैं या 2 नंबर रख देते हैं या 3 नंबर रख देते हैं, तो वो पंखे की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो पंखे की स्पीड कैसे कंट्रोल होगी? उसके अंदर करंट जो जा रहा है उसको हमने डिक्रीज़ कर दिया, तो कम करंट जाएगा तो वो कम स्पीड से घूमेगा, राइट। तो वो रेगुलेटर जो होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, तो करंट अंदर कम जाता है, तो पंखा धीरे धीरे घूमता है। जब हम 5 नंबर कर देते हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस उसके अंदर जो होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो जितना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा पंखा उतनी ही तेज़ स्पीड से घूमने लग जाएगा। तो आया समझ में रियोस्टेट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, राइट। अब हम बात करते हैं we shall now study about the electrical resistance of a conductor with the help of a following activity। एक एक्टिविटी से हम लोग पता लगाएंगे कि ये दोनों जो है, इसमें से भी करंट पास होता है और इसमें से भी करंट पास होता है,
राइट, एग्जाम्पल है ये। इसमें से ज़्यादा करंट पास होगा कि इसमें से ज़्यादा करंट पास होगा, राइट। तो समझ लो इन दोनों में से इसमें से ज़्यादा करंट पास हो रहा है। इसमें से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। इसमें कम पास हो रहा है करंट, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें पता कैसे लगेगा, उसकी एक्टिविटी है कि टेक ए निक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, अ 10 वोल्ट बल्ब एंड एन एम्पियर ऑफ 0.5 रेंज का एक प्लग की है एंड सम कनेक्टिंग वायर्स हैं। सेटअप द सर्किट, एक सर्किट बनानी है ऐसे कनेक्टिंग वायर्स, 4 ड्राई सेल्स, 4 हमने सेल लिए हैं 1.5 वोल्ट के, 4 सेल लिए, उसको सीरीज में लगा दिया। उसकी सीरीज में हमने एक लगा दिया अम्मीटर और एक की रख दिए हमने चालू बंद करने के लिए। और एक्स वाई जो है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर ये जो एक्स वाई है वो हमने गैप रखा है। इस गैप के अंदर हम बारी बारी चेंज करते जाएंगे। नाउ कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई। एक्स वाई में हम लोग पहले निक्रोम वायर लगाते हैं, फिर प्लग में की डालेंगे यानी कि चालू करेंगे, फिर अम्मीटर की रीडिंग ले लेंगे और फिर स्विच बंद कर देंगे, ठीक है। अब निक्रोम वायर को हटा लेंगे और टॉर्च में जो बल्ब होता है वो लगाएंगे एक्स और वाई में, और फिर की चालू करेंगे, स्विच चालू करेंगे और फिर अम्मीटर में रीडिंग देखेंगे, फिर स्विच बंद कर लेंगे, बल्ब हटा लेंगे। राइट नाउ अबाउ स्टेप विथ 10 वोल्ट बल्ब। अभी टॉर्च बल्ब हटाने के बाद हम लोग 10 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे और फिर अम्मीटर की रीडिंग देखेंगे, राइट। आर द अम्मीटर रीडिंग डिफर फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप एक्स वाई, व्हाट डू द अबाउ ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। तो पहले हमने निक्रोम वायर लगाया एक्स वाई में और अम्मीटर की रीडिंग देखी, फिर हमने एक टॉर्च का बल्ब लगाया और अम्मीटर की रीडिंग देखी, राइट। फिर टॉर्च बल्ब हटा लिया और हमने 10 वोल्ट का बल्ब लगाया और फिर हमने अम्मीटर की रीडिंग देखी। तो सब में अम्मीटर की रीडिंग अलग अलग आई। तो इसका क्या मतलब हुआ, यू मे रिपीट द एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप, ऑब्जर्व द अमीटर रीडिंग, एनालाइज ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 कोई भी चीज़ लगा के हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज फ्लो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो करंट फ्लो हो रहा है तो हर एक में अलग अलग दिख रहा है। क्यों? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई कोई मटेरियल जो था वो करंट को फ्लो होने के लिए ईजी रास्ता दे देता था, वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। दूसरे रास्ता तो दे रहे थे लेकिन कम रास्ता दे रहे थे, है ना। एक ग्राउंड में कोई नहीं था और आप दौड़ रहे थे, फिर मैंने स्टूल्स लगा दिए और आप दौड़ रहे, तो आपकी स्पीड में क्या आ जाएगा, है ना, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। नाउ वी नो दैट द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विथ इन ए कंडक्टर, भले ही ना ये कितना अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं हो सकेंगे उसके अंदर, दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव। तो समझ लो आप वो रेसिंग की गेम खेलते हो ना कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो अलग अलग गाड़ियाँ जाती रहती है, तो आप अपनी गाड़ी को ऐसे कभी इस तरह से मूव करते हो, कभी यहाँ गाड़ी थे तो यहाँ मूव कर रहे थे, कभी यहाँ मूव कर रहे, स्पीड में करते जा रहे हो। अगर एक दूसरे से टकरा गई तो तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी गेम में, है ना। तो हम लोग ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के जा रहे हैं, वो क्या है कि दूसरी गाड़ियाँ जो है वो रेजिस्टेंस है, अगर उसके साथ टकरा गए तो एक्सीडेंट, तो उससे बचाने के लिए हमको ऐसे 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 होते जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो मटेरियल, ये जो है ये इसका मटेरियल जो है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, राइट। तो वो एटम के साथ ना टकराए और खाली जगह में से होके फिर दूसरी खाली जगह में से फिर दूसरी खाली जगह में से, तो वो रास्ता ढूंढता 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 हुआ ऐसे जाएगा। अंडरस्टूड?
The motion of electron through the conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. तो ये मटेरियल ऐसा है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन फटाफट जा सकता है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा उसमें से। दूसरे में रेजिस्टेंस मीडियम है तो करंट भी मीडियम ही फ्लो होगा उसमें से, स्पीड में नहीं जा सकेगा। और तीसरे में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइम लगेगा खाली रास्ता ढूंढने के लिए, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रेजिस्टेंस, तो उसका कम करंट पास हो पाएगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है। A component of identical size that offers the higher resistance is a poor conductor. इसकी भी साइज सेम है और इसकी भी साइज सेम है, राइट, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो ये गुड कंडक्टर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये पुअर कंडक्टर है, राइट। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। सपोज ये एक इंसुलेटर है, इसका मतलब इसके अंदर से तो करंट पास हो ही नहीं जाएगा, भले न तीनों की साइज सेम है, तो क्या हुआ देखो तीनों की साइज सेम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका भी अलग होगा। तो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो देखने के लिए एक एक्टिविटी है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन सेल, एन अमीटर, निक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, say marked 1 and a plug key as shown in the figure। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें अमीटर भी है, निक्रोम वायर भी है, एक ड्राई सेल भी है और वायर भी है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। ये सर्किट डायग्राम किसका है कि अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस देखने के लिए। नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द अमीटर। प्लग की लगा के, निक्रोम वायर लगा के अमीटर की रीडिंग देखो। नाउ रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। सर्किट के डायग्राम के अंदर हमने ये पहले निक्रोम वायर लगाया था और अमीटर की रीडिंग देखी हमने, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, सेम थिकनेस का दूसरा निक्रोम वायर लिया, लेकिन उसकी डबल लेंथ डबल कर दी हमने, देखो है ना, ऑफ द थिकनेस ऑफ द वायर बट ट्वाइस द लेंथ। मोटा तो इसके जितना ही है देखो, लेकिन इसकी लेंथ डबल कर दी हमने। और फिर रीडिंग देखी तो करंट को यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रास्ता बढ़ गया, ठीक है। Now replace the wire by a thicker nichrome wire of the same length। अब पहले हमारा ये निक्रोम वायर था सेम लेंथ का, लेकिन अभी निक्रोम वायर जो हमने लिया लेंथ उसकी सेम है लेकिन मोटा वाला लिया है, हैवी वाला, ठीक है। अब फिर से हम लोगों को एमीटर की रीडिंग देखनी है, राइट। थिकर वायर हैज़ ए लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगेन देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना छोटा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बड़ा है, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द निक्रोम वायर कनेक्ट द कॉपर वायर। अब निक्रोम वायर हटा के हमने कॉपर वायर लिया इन द सर्किट डायग्राम में, एंड लेट द वायर बी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी हमने जो वायर लिया पहले निक्रोम का था, अभी हमने वायर लिया है वो कॉपर का लिया है। कॉपर का वायर भी सेम साइज़ का है और सेम थिकनेस का लिया है, राइट। और फिर हम अमीटर रीडिंग देखते हैं क्या होता है। नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल द केसेस। हर एक में पहले एक वायर लिया, फिर उसकी डबल साइज़ का लिया, फिर हमने सेम साइज़ का लिया लेकिन उसकी हाइट मोटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर हमने ये हटा के कॉपर का वायर लिया, सेम थिकनेस का और सेम लेंथ का लिया, और सबकी रीडिंग देखी तो सबकी रीडिंग अलग अलग आई। तो क्या बताता है ये, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड।
इट इज़ ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग, जो करंट दिखाता है, क्या दिखाता है, वो हाफ हो जाता है। कब हाफ हो जाता है? जब उसकी लेंथ हमने डबल कर दी। ये तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ने में आपको 4 सेकंड लगते थे, अभी इसकी लेंथ हमने बढ़ा ली, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ने में आपको डबल 8 सेकंड लगेगी, है ना। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ मीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2। अब मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी 1/2, आधी हो जाएगी। कब? जब उसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे, वायर की डबल कर देंगे। फिर द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड। हमने सेम लेंथ यूज़ किया, सेम मटेरियल यूज़ किया, लेकिन उसकी मोटापा बढ़ा दिया, है ना, तो अमीटर की रीडिंग भी डबल हो गई, बढ़ गई। A change in ammeter reading is observed when the wire of the different material of the same size and same cross-section area is used. So हमने फिर निक्रोम वायर हटा के कॉपर की लगा दी। कॉपर की साइज़ तो सेम ही थी और मोटा भी निक्रोम वायर जितना ही था, तो फिर भी अमीटर की रीडिंग चेंज हो गई थी। तो ये सब क्या बताते हैं हमको? ऑन अप्लाइंग द लॉ, ओम्स लॉ इन इक्वेशन 12.5 and 12.7, we observe that the resistance of the conductor depends on its length. रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना मोटा है कितना पतला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, पहले हमने निक्रोन वायर लिया था, फिर हमने कॉपर वायर लिया, है ना, उतनी ही लेंथ का लिया और उतना ही मोटा लिया था, तो सब में अलग अलग आया। तो रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड रहा? लेंथ ऑफ द वायर, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कितना मोटा है, और कौन सा मटेरियल लिया, है ना, कौन से मटेरियल के। सो प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसी रीडिंग्स हमको क्या बताती है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो हाफ हो जाएगा, अगर लेंथ हाफ हो गई तो करंट डबल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? उसकी मोटाई के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर जितना मोटा होगा, राइट, अगर वायर की मोटा बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जितना पतला हो जाएगा, राइट, तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखो आप, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे है, देखो L/A। सो कंबाइंड द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रो। So rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमको मेज़र करनी है तो वो बताता है कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम। हम लोग मेज़र करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस है, वो ओम में मेज़र करेंगे। It is the characteristic property of the material. The metals and the alloys have very low resistivity of the range 10⁻⁻8 ohms to 10⁻⁻6 ohms। तो जो मेटालिक सब्सटेंस है, देखो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये लोहे का है, सपोज ये कॉपर का है, तो इन सब की रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी तो करंट उसमें से ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्टर कर सकते हैं। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 to 10⁻17।
रबर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट या तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो वेरी माइन्यूटली फ्लो होता है जिसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो रबर और ग्लास की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए करंट उसमें से नहीं जा पाता। तो बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। ये भी याद रखना कि भले ना ये कॉपर का वायर है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमने इसमें से करंट पास किया और इसको गर्म कर दिया पहले वायर को, राइट। गर्म करने के बाद जब इसमें से करंट पास करेंगे तो उसकी रीडिंग अलग आएगी। So table 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal। अभी alloy क्या होता है कि सपोज ये कॉपर है और ये निकल है, या ये निकल है ये क्रोमियम है, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, राइट। सपोज आपने रोटी खाई, गेहूं की रोटी, राइट, ये नॉर्मल गेहूं की रोटी है। दूसरी एक होती है चावल की रोटी, राइट। अभी आपने क्या किया, गेहूं का लोट और चावल का लोट दोनों को मिक्स कर दिया, राइट। तो पहले जब आप सिर्फ गेहूं की रोटी खाते थे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता था, आप चावल की रोटी खाते थे तो आपको फैट मिलता था। जब आप दोनों मिक्स करके खाते हो तो आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल रहे हैं, अंडरस्टूड। तो समझ लो ये एक निकल वायर है, ये क्रोमियम वायर है। नाउ ये क्रोमियम वायर की अपनी रेजिस्टिविटी, ये निकल वायर की अपनी रेजिस्टिविटी, जब इन दोनों मटेरियल को मिला के एक नया वायर बनाया और उसकी रेजिस्टिविटी हमने देखा, तो क्या बताता है, रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर। जब हम दो मटेरियल मिक्स करते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, राइट। से फॉर एग्जांपल कि जोहरा 1 मिनट में 5 सम सॉल्व कर लेती है और शाइना 1 मिनट में 3 सम सॉल्व कर लेती है। लेकिन जोहरा और शाइना को जब मैंने साथ में बिठाया तो दोनों 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है ना। तो रेजिस्टिविटी दोनों की बढ़ जाती है इंडिविजुअल से। फॉर दिस रीज़न देर आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल heating devices like electric iron, toaster. Tungsten is used almost exclusively for the filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission wires। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी जलने के लिए भी एक मेटल यूज़ होता है, वायर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो वायर यूज़ होता है उसमें अलग मेटल यूज़ होता है, राइट। और एक गर्म हीट को पकड़े रखे उसके लिए तीसरा मेटल यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 2 या 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, देखो इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना, तो उसमें से वायर जो जाता है, फिर जो चीज़ गर्म होती है इलेक्ट्रिक में वो अलग मेटल होता है, राइट। और उस हीट को पकड़े रखे उसके लिए तीसरा एक मेटल यूज़ होता है because of its resistivity। so electrical resistivity of some substance at 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दिया गया है। सिल्वर की है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, कॉपर की है 1.62 तो उसकी बढ़ गई, एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा है, टंगस्टन की उससे ज़्यादा है, राइट। तो ये सब अलग अलग मेटल्स की है, एलॉयज़ की है और इंसुलेटर्स की है। कल हम लोग पढ़ेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब सॉल्व करना। कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हो, हम लोग आगे करेंगे, राइट। कल हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, अलग अलग रेजिस्टर्स लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या आता है ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।